नमस्ते। कभी ये ख्याल आया है कि हम जो कुछ भी जानते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब सिर्फ एक बहुत बड़ा एक धोखा हो? क्या हो अगर ये दुनिया, ये आवाजें, यहाँ तक कि अपना शरीर भी बस एक सपना हो? क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम कह सकें 100% यकीन से कि हाँ, ये सच है? सुनने में ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, जैसे द मैट्रिक्स। हाँ, बिल्कुल। लेकिन करीब 400 साल पहले एक फ्रांसीसी विचारक थे, रेने डेकार्ट। उन्होंने इन सवालों को इतनी गहराई से पूछा कि उन्होंने हमारे सोचने के तरीके पर यह गहरा असर डाल दिया। और वो सिर्फ दार्शनिक ही नहीं थे, है ना? नहीं, वो गणितज्ञ भी थे, वैज्ञानिक भी थे, मतलब कई टोपियां पहन रखी थी उन्होंने। बिल्कुल। तो आज हम उन्हीं डेकार्ट की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। वो एक ऐसे उथल-पुथल वाले दौर में थे जब विज्ञान पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे रहा था। हाँ, वो कोपरनिकस का समय था, गैलीलियो का, जब ये कहा जा रहा था कि भाई धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। बड़ा हंगामा था उस वक्त। सही में। और इसी माहौल में डेकार्ट का मिशन शुरू हुआ, ज्ञान की एक ऐसी चट्टान जैसी मजबूत नींव खोजना जिस पर शक की कोई गुंजाइश ही ना हो। हाँ, उन्हें उस वक्त का जो ज्ञान था, चाहे वो इतिहास हो या दर्शन, उसमें वो बात नहीं दिख रही थी, वो निश्चितता, वो सर्टेनिटी नहीं मिल रही थी। तो आज हम कुछ लेखों और विश्लेषणों के आधार पर डेकार्ट के जीवन, उनके जो जबरदस्त विचार थे और उनकी विरासत पर बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि उनकी जो सदियों पुरानी सोच है, वो आज भी क्यों इतनी जरूरी है, क्यों मायने रखती है। तो कहानी शुरू होती है 1596 में फ्रांस में। डेकार्ट का जन्म हुआ। बचपन में कहते हैं सेहत थोड़ी नाजुक थी, पर दिमाग बहुत तेज था। अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई, पर वो खुश नहीं थे। कहते थे इतिहास बस कहानियां हैं, भाषाएं ठीक है, पर वो खुद विचार नहीं है। दर्शन सदियों से बहस चल रही है, पर कोई एक पक्की बात नहीं मिली। हाँ, उन्हें लगा कि ये जो पूरी ज्ञान की इमारत है ना, इसकी नींव ही कमजोर है। लेकिन एक चीज थी जिससे वो बहुत प्रभावित थे। गणित। हाँ, गणित। बिल्कुल। गणित में उन्हें वो निश्चितता मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। 2 और 2 हमेशा 4। त्रिभुज के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री। कोई शक नहीं, कोई शायद नहीं, एकदम पक्का। और यही उनके दिमाग में वो बड़ा सवाल आया, क्या दर्शन में भी ऐसे ही गणित जैसी निश्चितता लाई जा सकती है? क्या हम ईश्वर, आत्मा, सही गलत के बारे में भी इतने ही यकीन से जान सकते हैं? हाँ, यही उनकी धुन बन गई। और इसी चक्कर में उन्होंने किताबें छोड़ी और निकल पड़े दुनिया घूमने। सेना में भी भर्ती हुए। अच्छा, सेना में? हाँ, उनका आइडिया था कि असली ज्ञान दुनिया की किताब से मिलेगा, सिर्फ किताबों से नहीं। और उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, ज्ञान के लिए एक ऐसा शुरुआती बिंदु खोजना जो शक से पूरी तरह परे हो। और फिर उस एक बिंदु से तर्क की सीढ़ियां चढ़ते हुए बाकी सच्चाइयों तक पहुंचना, एक मजबूत इमारत की तरह। बिल्कुल। और इस नींव तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वो सुनने में थोड़ा अजीब है। शक का रास्ता। हाँ, मेथड ऑफ डाउट, संदेह की विधि। उनका फैसला था कि हर उस चीज पर शक करो जिस पर जरा सा भी शक किया जा सके। जैसे कोई पुरानी इमारत गिरा रहा हो नई बनाने के लिए। ये कोई ऐसा वैसा शक नहीं था कि पता नहीं बारिश होगी या नहीं। नहीं, ये एक सिस्टमैटिक शक था, सोचा समझा। पहला निशाना, हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा। हम दुनिया को इन्हीं से तो जानते हैं, पर क्या ये भरोसेमंद है? कभी कभी तो धोखा दे ही देती हैं। बिल्कुल। रेगिस्तान में वो मृग तृष्णा दिखती है, पानी लगता है पर होता नहीं। पानी में सीधी छड़ी डालो तो टेढ़ी दिखती है। हाँ, या कभी अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं, डर जाते हैं। सही कहा। तो ये सब क्या है? इंद्रियों का धोखा ही तो है। डेकार्ट ने कहा, अगर हमारी इंद्रियों ने हमें एक बार भी धोखा दिया है, तो हम कैसे मान लें कि वो हमें अभी धोखा नहीं दे रही हैं? बाप रे, मतलब जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ, जो माइक में देख रही हूँ, सब पे शक। हाँ, उनके मेथड के हिसाब से शक करना बनता है। चलो मान लिया इंद्रियों पर भरोसा नहीं, पर मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, सोच रही हूँ, बात कर रही हूँ, ये तो सच है। ये भी शक के दायरे में है। यहीं डेकार्ट अपना अगला पत्ता फेंकते हैं, स्वप्न तर्क, ड्रीम आर्ग्यूमेंट। वो पूछते हैं, क्या सबूत है कि आप अभी सपना नहीं देख रहे हैं? ओहो। सपनों में चीजें कितनी असली लगती हैं। कोई डरावना सपना हो या बहुत खुशी का, उस वक्त तो सब सच लगता है। हाँ, ये बात तो है। कभी कभी सपना इतना असली लगता है कि उठने के बाद भी थोड़ी देर असर रहता है। बिल्कुल। तो डेकार्ट कहते हैं, क्या पता ये पूरी जागने वाली अवस्था ही एक बहुत लंबा डिटेल सपना हो। अरे, मतलब ना सिर्फ बाहरी दुनिया, बल्कि मेरा अपना शरीर, मेरा हाथ पैर, ये भी शक के दायरे में आ गया। हाँ, लेकिन डेकार्ट्स यहां भी नहीं रोके। वो शक को उसकी हद तक ले गए।
मान लिया ये सब सपना है, पर सपने में भी गणित के नियम तो काम करते हैं। 2 और 2 4 तो सपने में भी 4 ही रहेगा, है ना? लगता तो है। यही आता है उनका सबसे तगड़ा और शायद सबसे डराने वाला विचार, दुष्ट राक्षस तर्क, ईवल डीमन आर्ग्यूमेंट। दुष्ट राक्षस? हाँ, कल्पना कीजिए कि कोई भगवान नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली, बहुत चालाक शैतान जैसा कोई है, जिसका एक ही काम है आपको धोखा देना। ओके। क्या हो अगर उसी ने आपका दिमाग ऐसा बनाया हो कि आपको हमेशा लगे कि 2 + 2 = 4 होता है, जबकि असलियत में 5 हो? क्या हो अगर उसी ने ये पूरी दुनिया, ये आसमान, धरती, ये स्टूडियो, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, सब कुछ सिर्फ एक भ्रम की तरह रचा हो आपको फंसाने के लिए? ये तो बहुत गहरा शक है। ये तो भारतीय दर्शन में जो माया का कॉन्सेप्ट है उससे मिलता जुलता लग रहा है। एक पर्दा, एक भ्रम। हाँ, कुछ हद तक। मतलब अगर ऐसे किसी धोखेबाज की जरा सी भी संभावना है, तो फिर तो किसी भी चीज पर, यहां तक कि गणित पर भी 100% यकीन नहीं किया जा सकता। तो डेकार्ट अब एक तरह से पूरी तरह अंधेरे में पहुंच गए, सब कुछ शक के घेरे में, कोई पक्की जमीन नहीं पैरों के नीचे। बिल्कुल, एक टोटल इंटेलेक्चुअल ब्लैकआउट। लेकिन जैसा हमने कहा, डेकार्ट का मकसद शक में डूबना नहीं था। वो इस शक के बवंडर का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि वो उस एक चीज को खोज सके जो इस बवंडर में भी टिकी रहे। और उसी गहरे शक के अंधेरे में उन्हें वो रोशनी मिली, वो एक चीज मिली जिस पर शक नहीं किया जा सकता था। हाँ, वो निर्णायक पल था। डेकार्ट ने सोचा, ठीक है, मान लो वो दुष्ट राक्षस मुझे हर बात में धोखा दे रहा है, लेकिन धोखा खाने के लिए भी तो मेरा होना जरूरी है। अच्छा। अगर मैं शक कर रहा हूं तो कोई तो है जो शक कर रहा है। अगर मैं सोच रहा हूं, चाहे मेरे सारे विचार झूठे ही क्यों ना हों, ये बात तो अपने आप में सच है कि मैं सोच रहा हूं। वाह। और यही उन्हें भी अपनी पहली अटूट सच्चाई, सोचने का काम ही सोचने वाले के होने का सबूत है। इसी को उन्होंने लैटिन में कहा कॉगिटो एर्गो सुम, जिसका मतलब है मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये तो दर्शन के इतिहास के सबसे मशहूर वाक्यों में से एक है। बिल्कुल, आप इस बात पे शक नहीं कर सकते कि आप हैं, क्योंकि शक करना खुद एक तरह का सोचना है, और सोचना आपके अस्तित्व को साबित करता है। कमाल है। तो ये मिली वो पहली मजबूत ईंट, ज्ञान की वो नींव जिसकी डेकार्ट्स को तलाश थी। हाँ, ये वो पहला निश्चित बिंदु था। इसने ये साबित कर दिया कि कम से कम एक सोचने वाली चीज, यानी मन या चेतना का अस्तित्व तो है ही है। और इसने दर्शन का फोकस बदल दिया, बाहरी दुनिया से हटाकर व्यक्ति की अपनी चेतना पर ला दिया कि अस्तित्व का प्रमाण बाहर नहीं, अंदर है। बिल्कुल। पर ये मैं जो सोचता है, ये है क्या फिर डेकार्ट के हिसाब से? तो डेकार्ट कहते हैं कि ये शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर पर तो शक किया जा सकता है। वो दुष्ट राक्षस शरीर का भ्रम भी पैदा कर सकता है। ठीक है। तो ये मैं सिर्फ एक सोचने वाली चीज है। लैटिन रेस कॉजिटेंस, एक ऐसी चीज जो शक करती है, समझती है, दावा करती है, इनकार करती है, इच्छा करती है, कल्पना करती है, महसूस करती है। ये सब सोचने के ही रूप हैं। अच्छा, तो डेकार्ट ने खुद के सोचने वाले मैं के अस्तित्व को तो साबित कर लिया, कॉजिटो मिल गया, लेकिन अब वो एक नई मुश्किल में फंस गए होंगे। हाँ बिल्कुल, वो अपनी ही चेतना की जेल में अकेले थे। इसे फिलॉसफी में सॉलिप्सिज्म की प्रॉब्लम कहते हैं। सॉलिप्सिज्म मतलब ये मानना कि सिर्फ मेरा मन ही सच में मौजूद है, बाकी सब कुछ, ये दुनिया, दूसरे लोग, शायद सिर्फ मेरे मन का वहम या सपना है। डेकार्ट को कैसे पता चले कि उनके दिमाग के बाहर भी कुछ असली है? हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। अगर सिर्फ मैं सोचता हूं ही पक्का है, तो बाकी दुनिया का क्या? इस अकेलेपन से बाहर कैसे निकलें? कोई पुल चाहिए था, और डेकार्ट के लिए वो पुल बना ईश्वर। मतलब उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश की। हाँ, तर्क से। उनका एक बड़ा मशहूर तर्क है जिसे ट्रेडमार्क तर्क कहते हैं। उन्होंने अपने मन में झांका, देखा कि उनके मन में तरह तरह के विचार हैं, कुर्सी का, मेज का, तारों का। और फिर एक खास विचार पर उनका ध्यान गया, ईश्वर का विचार। एक ऐसे बीइंग का आइडिया जो अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सबको जानने वाला है और पूरी तरह से परफेक्ट है। ठीक है, ऐसा विचार तो होता है मन में। तो डेकार्ट ने तर्क दिया, मैं तो एक सीमित प्राणी हूं, अपूर्ण हूं। मुझ जैसे अपूर्ण प्राणी के मन में इतने पूर्ण, इतने परफेक्ट ईश्वर का विचार अपने आप कैसे आ सकता है? ये विचार मुझ में आया कहां से? अच्छा सवाल है। डेकार्ट का जवाब था, ये विचार खुद ईश्वर ने मेरे मन में डाला है।
जैसे कोई कारीगर अपनी बनाई हुई चीज पर अपना निशान या ट्रेडमार्क लगा देता है, वैसे ही ईश्वर ने अपने होने का ये निशान मेरे मन में छोड़ा है। ओहो, तो मेरे मन में ईश्वर का विचार होना ही ईश्वर के होने का सबूत है, डेकार्ट के अनुसार। हाँ, लेकिन क्या ये तर्क बहुत मजबूत है? मतलब हम तो बहुत सी चीजों की कल्पना कर सकते हैं जो असल में नहीं होती। और एक आलोचना ये भी तो है कि डेकार्ट यहाँ गोल गोल घूम रहे हैं। हाँ, कार्टेशियन सर्कल वाली आलोचना कि पहले अपने विचारों से ईश्वर को साबित किया और फिर ईश्वर से अपने विचारों की सच्चाई की गारंटी ले ली। ये एक जानी मानी आलोचना है। लेकिन डेकार्ट के लिए ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही वो गारंटी था जो उन्हें बाहरी दुनिया तक वापस ले जा सकता था। कैसे? उन्होंने कहा कि ईश्वर पूर्ण है, परफेक्ट है, और एक परफेक्ट बीइंग धोखेबाज नहीं हो सकता। ये उसकी परफेक्शन के खिलाफ होगा। इसलिए ईश्वर हमें ऐसी इंद्रियां या ऐसी तर्क शक्ति नहीं देगा जो हमेशा हमें धोखा दें। हाँ, कभी कभी चूक हो सकती है, लेकिन अगर हम अपनी तर्क बुद्धि का सही से इस्तेमाल करें, ध्यान से, स्पष्ट रूप से सोचें, तो हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर इसकी गारंटी देता है। तो ईश्वर की वजह से अब डेकार्ट अपनी इंद्रियों पर और अपनी साफ सोच पर कुछ हद तक भरोसा कर सकते थे। हाँ, सावधानी के साथ। ईश्वर की गारंटी मिलने के बाद ही वो बाहरी दुनिया और भौतिक चीजों के अस्तित्व को मानने को तैयार हुए। ठीक है, तो अब डेकार्ट अपनी चेतना की जेल से बाहर आ गए। उन्हें पता चल गया कि वो सोचते हैं, ईश्वर है और बाहरी दुनिया भी शायद है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया होगा। कौन सा? ये सोचने वाली चीज यानी मन और ये भौतिक शरीर, इनका आपस में क्या रिश्ता है? ये जुड़े कैसे हैं? आहा, अब बिल्कुल सही जगह पहुंची। यही जन्म होता है डेकार्ट के सबसे ज्यादा चर्चित और शायद सबसे विवादास्पद विचारों में से एक का, मन शरीर द्वैतवाद, माइंड बॉडी ड्यूलिज्म। द्वैतवाद मतलब दो चीजें? हाँ, उनका ध्यान है कि मन, सोच, चेतना जो कि अभौतिक है, जगह नहीं घेरता, और शरीर, पदार्थ जिसका वजन है, जो जगह घेरता है, यानी भौतिक है। ये दो बिल्कुल अलग, एकदम भिन्न तरह की चीजें हैं, दो अलग सत्ताएं। जैसे मशीन में भूत, गोस्ट इन द मशीन। हाँ, कुछ वैसा ही। शरीर एक बहुत जटिल मशीन की तरह है जो भौतिक नियमों पर चलती है, जैसे घड़ी चलती है, और मन या आत्मा इस मशीन का ड्राइवर है जो खुद भौतिक नहीं है। ये सुनने में थोड़ा थोड़ा भारतीय सांख्य दर्शन जैसा लगता है, जहां पुरुष, चेतना और प्रकृति, पदार्थ को अलग माना गया है। हाँ, समानताएं हैं बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस द्वैतवाद से उठता है वो ये कि ये जुड़ते कैसे हैं? हाँ वही, अगर मन अभौतिक है और शरीर भौतिक, तो ये दो अलग दुनिया की चीजें एक दूसरे पर असर कैसे डालती हैं? मैंने मन में सोचा कॉफी पीनी है और मेरा भौतिक हाथ कप उठाने चल पड़ा। ये कैसे हुआ? इसे दर्शन में अंतःक्रिया की समस्या, इंटरैक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। ये डेकार्ट की डुअलिज्म की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो डेकार्ट ने इसका क्या जवाब दिया? उन्होंने कह सकते हैं कच्चा पक्का सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शायद दिमाग में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि, उसके जरिए मन और शरीर आपस में बात करते हैं। पीनियल ग्रंथि, पर यह जवाब किसी को ज्यादा पसंद नहीं आया शायद। नहीं, ये बहुत कमजोर दलील मानी गई, क्योंकि पीनियल ग्रंथि भी तो भौतिक ही है। तो सवाल वहीं का वहीं रहा कि अभौतिक मन भौतिक ग्रंथि को कैसे प्रभावित करता है। तो ये पहेली आज भी है? हाँ, एक तरह से। हम आज भी पूरी तरह नहीं समझते कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमारे शरीर को कैसे चलाती हैं। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि मन मस्तिष्क की गतिविधि है, पर यह चेतना का जो अनुभव है, ये कैसे पैदा होता है? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से तो ये सवाल और भी बड़ा हो गया है। क्या कोई मशीन सच में सोच सकती है? क्या वो महसूस कर सकती है? क्या उसका अपना मन हो सकता है? डेकार्ट होते तो क्या कहते? बिल्कुल, ये डेकार्ट के सवाल आज भी जिंदा हैं। अच्छा, एक और बात, डेकार्ट ने सिर्फ इंसानी शरीर को ही नहीं, बल्कि पूरी भौतिक दुनिया को ही एक मशीन की तरह देखा था। हाँ, ये उनका यांत्रिकता, मैकेनिज्म का विचार था। जानवर, पेड़, पहाड़, नदियां, सब भौतिक नियमों से चलने वाली जटिल मशीनें हैं। जैसे घड़ी, उनमें कोई आत्मा या चेतना नहीं है, इंसानों को छोड़कर। मतलब प्राकृतिक घटनाओं को बिना किसी दैवीय हस्तक्षेप के सिर्फ भौतिक कारणों से समझा जा सकता है। हाँ, यही उनका नजरिया था। और आज भी जब हम किसी गाड़ी के इंजन को समझते हैं या कंप्यूटर के प्रोसेसर को, तो हम एक तरह से डेकार्ट की ही तरह सोच रहे होते हैं, चीजों को उनके पुर्जों और उनके काम करने के तरीके से समझना। और इस मशीनी दुनिया को समझने का सबसे अच्छा औजार डेकार्ट के लिए क्या था? गणित, हमेशा गणित। हाँ,
और गणित में तो उनका योगदान वाकई बहुत बड़ा है। ओह जबरदस्त। विश्लेषणात्मक ज्यामिति, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये उनका बहुत बड़ा आविष्कार था। उन्होंने गणित की दो अलग अलग शाखाओं, बीजगणित अलजेब्रा और ज्यामिति ज्योमेट्री को एक साथ जोड़ दिया। इसके लिए उन्होंने बनाया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही XY अक्ष वाला ग्राफ पेपर जो हम सब ने स्कूल में इस्तेमाल किया है। हाँ वही। इससे क्या हुआ? इससे ज्यामिति की शक्लों को, जैसे लाइन, सर्कल, पैराबोला, इनको बीजगणित का समीकरणों से दिखाया जा सका और समीकरणों को ग्राफ पर तस्वीर की तरह दिखा जा सका। ये तो कमाल की बात थी। मतलब ज्योमेट्री बन गई अलजेब्रा और अलजेब्रा बन गई ज्योमेट्री। बिल्कुल। ये एक क्रांति थी गणित में, और इसका असर सिर्फ गणित तक नहीं रहा। कहाँ असर हुआ इसका? अरे हर जगह। न्यूटन की फिजिक्स से लेकर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी तक, आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग डिजाइन, आर्किटेक्चर, यहाँ तक कि हमारे फोन में जो जीपीएस चलता है, हाँ? या गूगल मैप्स भी। हाँ, उन सबके पीछे कहीं ना कहीं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही काम कर रहा है। हर लोकेशन को XY और Z कोऑर्डिनेट से बताना। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैप्स का डेकार्ट से इतना सीधा कनेक्शन है। तो आप देख सकती हैं कि गणित डेकार्ट के लिए सिर्फ एक विषय नहीं था, ये सोचने का, दुनिया को समझने का और निश्चितता पाने का एक मॉडल था। कैसे? जैसे गणित में हम कुछ स्पष्ट परिभाषाओं और मान्यताओं, एक्सियम से शुरू करते हैं और फिर तर्क के छोटे छोटे पक्के कदमों से आगे बढ़ते हुए नतीजों तक पहुंचते हैं। डेकार्ट यही तरीका दर्शन में भी लाना चाहते थे। और डेकार्ट सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांत ही नहीं दे रहे थे, उन्होंने आम लोगों के लिए सोचने के कुछ व्यवहारिक नियम भी बताए थे। हाँ बिल्कुल। उनकी एक बहुत मशहूर किताब है डिस्कोर्स ऑन द मेथड। उसमें उन्होंने साफ और सही तरीके से सोचने के लिए 4 बड़े सरल पर बहुत काम के नियम दिए। कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। क्या है वो 4 नियम? पहला नियम है स्पष्टता और निश्चितता का नियम। किसी भी बात को तब तक सच मत मानो जब तक वो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल साफ और असंदिग्ध ना हो। इतनी साफ कि शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे। जल्दबाजी में कोई राय मत बनाओ और पुराने पूर्वाग्रहों से बचो। जी। पहले सबूत देखो। ठीक है। दूसरा है विभाजन या विश्लेषण का नियम। अगर कोई मुश्किल समस्या है तो उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लो। जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसे छोटे छोटे टास्क में तोड़ लो। हर हिस्से को अलग अलग समझो। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। तीसरा है व्यवस्था या संश्लेषण का नियम। अपनी सोच को एक क्रम में चलाओ। सबसे आसान, सबसे सरल चीजों से शुरू करो और फिर धीरे धीरे, कदम दर कदम मुश्किल और जटिल चीजों की तरफ बढ़ो। जैसे नींव से शुरू करके इमारत खड़ी करते हैं। एक लॉजिकल ऑर्डर में। और चौथा और आखिरी है गणना या समीक्षा का नियम। जब आपने समस्या को हल कर लिया या किसी नतीजे पर पहुंच गए तो पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से देखो। अच्छी तरह जांच लो कि सब कुछ कवर हो गया है, कोई चीज छूट तो नहीं गई। एक तरह का फाइनल क्वालिटी चेक। वाह, ये 4 नियम तो वाकई बहुत उपयोगी लगते हैं। मतलब सिर्फ फिलॉसफी के लिए नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी, पढ़ाई में, काम पे, रिश्ते सुधारने में, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। बिल्कुल। ये नियम हमें ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा व्यवस्थित और ज्यादा क्लियर सोचने में मदद करते हैं। तो ये थी डेकार्ट की वैचारिक यात्रा। शक की अंधेरी गुफा से शुरू करके मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ की पहली रोशनी तक पहुँचना। हाँ, और फिर ईश्वर के सहारे बाहरी दुनिया के अस्तित्व को स्वीकारना, मन और शरीर के बीच के जटिल रिश्ते को समझने की कोशिश करना और पूरी दुनिया को एक तार्किक, मशीनी नजरिए से देखना। उनकी सबसे बड़ी विरासत क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से उनकी सबसे बड़ी देन है तर्क पर, इंडिविजुअल रीजनिंग पर और खुद सच्चाई की खोज करने पर जोर देना। उन्होंने हमें सिखाया कि सुनी सुनाई बातों या पुरानी मान्यताओं को आंख बंद करके न माने, बल्कि खुद सवाल पूछें, खुद सोचें। क्रिटिकल थिंकिंग। और ये सोच आज के दौर में तो और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, जहां चारों तरफ से इतनी सूचनाएं आ रही हैं, फेक न्यूज है। व्यवस्थित रखना, ये आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। निश्चितता कैसे मिले, हमारा मन क्या है, ये असलियत क्या है। डेकार्ट ने जो सवाल उठाए थे वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सही बात है। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी और आपको लगता है कि इस तरह के विचारों पर और बात होनी चाहिए, तो आप इसे दूसरों के साथ साझा करने पर विचार कर सकते हैं। और जैसा कि हम अक्सर करते हैं, जाते जाते हम आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ रहे हैं। ये डेकार्ट के विचारों से ही जुड़ा है, पर इसका जवाब सीधा सीधा नहीं है। सवाल ये है, अगर डेकार्ट आज जिंदा होते तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की चेतना के बारे में क्या सोचते? क्या एक मशीन
डेकार्ट के मायनों में सोच सकती है, और अगर हाँ तो क्या वो है? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस तरह की दार्शनिक और महत्वपूर्ण सोच लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी महान दार्शनिकों और उनकी किताबों की समरी सरल और रोजमर्रा की हिंदी में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।